दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम सुधा है। मैं बहुत ही खूबसूरत और जवान थी। जब मैट्रिक किया तभी मेरे घर वालों ने मेरी शादी रमेश से कर दी। उस समय मेरी उम्र सिर्फ 22 थी, लेकिन आगे मेरे साथ जो हुआ, रमेश को कैंसर था। शादी के बाद जब मुझे पता चला तब मेरे होश उड़ गए। शादी के 2 साल बाद ही रमेश चल बसा। रमेश वैसे तो ज़्यादा अमीर नहीं था, फिर भी 2 कमरों का एक मकान, बीमा की रकम और कुछ बैंक बैलेंस मिलाकर तकरीबन 5 लाख रुपए और साथ में एक बाइक छोड़ गया था। पर वह रकम मेरी जैसी मॉडर्न लड़की के लिए ज़्यादा नहीं थी। धीरे धीरे वह रकम भी खत्म हो रही थी। इसी बीच मैंने सेठ रतन लाल को अपने जाल में फंसा लिया था। मैं उसकी कंपनी में सेक्रेटरी बनकर आई और फिर उनकी लाइफ पार्टनर बन गई। रतन लाल सेठ का कारोबार अच्छा चल रहा था। उनकी खुद की कंपनी थी। उनके बने सामान का एक बड़ा हिस्सा एक्सपोर्ट होता था। रतन सेठ थोड़े काले और मोटे थे, पर उसकी पढ़ाई लिखाई और कारोबार करने की चतुराई लाखों में एक थी। उन्होंने इंजीनियरिंग करने के बाद अपने माता पिता का कारोबार संभाला था। वह तकरीबन 55 साल के हो चुके थे। उनकी शादी भी हो चुकी थी। उनकी बीवी बहुत खूबसूरत और स्मार्ट थी, पर 7 साल बाद उसे छोड़कर किसी और के साथ विदेश चली गई थी। उसके बाद उन्हें शादी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने शादी के बाद नौकरी छोड़ दी। अब उनके बंगले में रहती थी और उनकी दौलत का भरपूर मजा ले रही थी। इसी बीच राहुल नाम का एक नौजवान कंपनी में मेरी जगह सेक्रेटरी बनकर आया। मेरी और रतन की जिंदगी कुछ दिनों तक सामान्य अच्छी रही। मैं पेट से भी हुई थी, पर सेठ को इसकी भनक नहीं होने दी और मैं बच्चा गिरवा लिया था। मेरी नज़र सेठ के दौलत पे थी। उधर राहुल अक्सर सेठ से मिलने घर आया करता था। मैं उसकी खूब खरीद खातिरदारी करती थी, उसके साथ बैठकर बातें किया करती थी। मुझको राहुल पसंद आ गया था। वह 25 साल का गबरू जवान लड़का था। राहुल जब भी मेरे घर आता तो मैं बातों के दौरान चाय का कप देते समय मैं अपना आंचल जानबूझकर गिरा देती और अपने उभार दिखा देती थी, तो कभी टेबल के नीचे से राहुल के पैरों से खेलती रहती थी। धीरे धीरे राहुल भी मेरी ओर खींचने लगा था। अब तो मैं राहुल के साथ घूमने भी जाया करती थी। कभी कभार खुद रतन सेठ मुझे राहुल के साथ शॉपिंग के लिए भेज देते थे। मैं खुश होकर राहुल को भी बिल्कुल अपने जैसा एक कीमती मोबाइल फ़ोन खरीद कर दिया था। मैं राहुल को शहर से थोड़ी दूर हाईवे पे बने अपने फार्म हाउस पे ले जाती। वहाँ घंटों उसके साथ समय बिताती और उसके साथ बिस्तरबाजी करती। जो सुख मुझे रतन सेठ से नहीं मिलता था, वह मैं राहुल से पा रही थी। रतन सेठ कारोबार के सिलसिले में शहर से बाहर भी जाते थे, तो राहुल और मुझको पूरी छूट होती थी। धीरे धीरे हम दोनों के किस्से दफ्तर में होने लगे। धीरे धीरे रतन सेठ के कानों में भी पड़े, पर उन्होंने इसे मेरे सामने कभी जाहिर नहीं होने दिया। वैसे कुछ सचेत मैं भी हो गई थी। कुछ दिन बाद रतन सेठ को फिर से शहर से बाहर जाना पड़ा। मैं राहुल को कार में बिठाकर फार्म हाउस में मज़े ले रही थी। उसी समय सेठ का फ़ोन मेरे फ़ोन पे आया। राहुल ने अपना फ़ोन समझकर हेलो कहा। ठीक इसी बीच मैं भी बोल उठी, किसका फ़ोन है? सेठ की आवाज़ सुनकर राहुल ने फ़ोन मुझको पकड़ा दिया। बात करके मैंने फ़ोन रख दिया, पर हम दोनों के चेहरे पे चिंता की लकीर खिंच गई। हमारी मौज मस्ती के आलम में खलल पड़ गया था। मैंने कहा, हमें इसी वक्त चलना होगा। सेठ 2-3 घंटे में घर आने वाले हैं। फार्म हाउस में आम के पेड़ पे आम पके हुए थे। मैंने कुछ आम पैक कराए तो राहुल पूछ बैठा कि आम का तुम क्या करोगे? मैं बोली, तुम आम खाओ, गुठली गिनने की क्या ज़रूरत है। और हम दोनों ने एक एक आम कार में बैठे बैठे खाया। फिर हम दोनों घर की ओर चल दिए। कार मैं चला रही थी, राहुल साइड में बैठा था। सड़क के किनारे गहरी खाई थी। एक जगह कार को धीमा कर बाईं ओर पड़ी रेत के ढेर पर कूद गई और कार का स्टीयरिंग खाई की तरफ काट दिया। राहुल कार के साथ खाई में जा गिरा। मुझे मामूली खरोंच आई। थोड़ी दूर जाकर मैं लिफ्ट ली और आगे टैक्सी लेकर घर पहुंची, तो देखा कि सेठ सोफे पे बैठे कॉफ़ी पी रहे थे और टेलीविज़न देख रहे थे। सेठ ने मुझसे पूछा, बड़ी देर कर दी, कहाँ गई थी? मैं बोली, बहुत दिनों से फार्म हाउस पे जाने का मन था, इसलिए आज वहाँ घूमने निकल गई थी।
इसी बीच टेलीविजन पर खबर आई कि एक कार खाई में गिरी है, उसमें सवार एक नौजवान की मौत हो गई है। उस कार में आमों से भरा एक बैग भी था। सेठ बोल उठे, तुम्हें तो चोट नहीं आई? मैं राहुल को वैसे भी नौकरी से निकालने वाला ही था। राहुल काम के समय दफ्तर से लपाता रहता था। मौत ने उसे दुनिया से ही बाहर निकाल दिया। मेरी बोलती बंद हो गई, लेकिन मेरी समझ में आ गया था कि शायद सेठ को सब पता चल गया है। मैंने सेठ के पैर पकड़ उनसे माफ़ी मांगने लगी और बोली, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगी। और मैं रोने का नाटक करने लगी। सेठ ने मुझको उठाया और अपने गले लगा लिया। मैं मन ही मन खुश होते हुए अपने कमरे में आ गई, क्योंकि जिसकी वजह से मैं फंस सकती थी उसका मैं शिकार कर लिया था। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। थैंक्स दोस्तों।